I'm so glad you guys are here. सुबह सुबह की ट्रैफिक होने की वजह से भी. I came from Bangalore. I came from Bombay. I was in Bangalore for 2 years. 2013 से लेकर 15 तक. 15 में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया and I started working for films. कितने लोगों ने वेंसडे या स्पेशल ऑप्स देखा है? लवली. मैंने नहीं बनाया है वो. रोज के मेरे डीएम में 20-25 मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी स्क्रिप्ट भेज देते हैं, पूछते हैं सर सीजन 2 या सीजन 3 कब आएगा. जस्ट टू क्लैरिफाई, आई हैव नॉट डन दैट वर्क. माय लेटेस्ट रिलीज वाज मैसेज एंड आई राइट सॉन्ग्स फॉर फिल्म, लाइक राम प्रसाद की 13वीं के गाने मैंने किए थे. और कुछ काम है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फॉर नाउ गिव इट अप फॉर द पैनल. वेयर इज पार्वती? प्लीज. और बेंगलोर के ट्रैफिक में सबको रास्ता नहीं मिलता है दोस्तों. तो लवली गोस्वामी जो हमारी दूसरी पोएट हैं, वो फंसी हुई हैं, वो आ जाएंगे आई होप जब तक हम अपनी बातचीत करेंगे. विल स्टार्ट विद पोइट्री रीडिंग्स जहाँ पे सब लोग अपनी कविताएं पढ़ेंगे. उसके बाद एक एंथोलॉजी है पेरेनियल. विल लॉन्च दैट बुक, सो आई होप यू गाइस स्टे फॉर दैट एज वेल. काफ़ी सुंदर कविताएं हैं उसमें, काफ़ी लोगों ने कविताएं ट्रांसलेट की हैं एंड आई होप यूल गेट मोर ऑफ दिस सेशन फ्रॉम दैट बुक एज वेल. शुड वी स्टार्ट? गगन जी, आर वी गुड? शुड वी स्टार्ट? नहीं बैठ ऐसे स्टार्ट थोड़ी होता है यार. मैं मना कर दूंगा गगन जी को अभी पढ़ने के लिए अगर आप लोग ऐसे. एक बार ताली तो बजाओ यार. थैंक यू सो मच. दैट्स कॉल्ड अ गुड स्टार्ट. गगन जी प्लीज. वैसे जो मैं पढ़ने वाली हूँ उसमें तालियां बजाने वाली कोई मोमेंट नहीं आएगी, इसलिए हमने पहले बजवा ली. नहीं, मेरा कान बहुत छोटा. जो सीक्वेंस मैंने सोचा था मुझे लगता है उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा. दिन के दुख अलग थे. दिन के दुख अलग थे, रात के अलग. दिन में उन्हें छिपाना पड़ता था, रात में उनसे छिपना. बाढ़ की तरह अचानक आ जाते हुए, पूनम हो या अमावस, उसके बाद सिर्फ एक ढेर कूड़े का, किनारे पर अनलिखी मैली पर्ची. उसी से पता चलता आज आए थे वे. खुशी होती बच गए बाल बाल आज. रातों के दुख मगर अलग थे, बचना उनसे आसान न था. उन्हें सब मालूम था भागकर कहाँ जाएगा, जाएगा भी तो यही मिलेगा, बिस्तर पर सोया हुआ शिकार. न कहीं दलदल, न धंसती जाती कोई आवाज नींद में. पता भी न चलता किसने खींच लिया पाताल में सोया पैर, किसने सोख ली सारी सांस, कौन कुचल गया सोया हुआ दिल. दुख जो पहुँचते थे दिन में वो रात में नहीं, जो रात को रुलाते वो दिन में नहीं. इस तरह लगती थी घात दिन रात सीने पर. पिघलती थी शिला एक, ढीला होता था जबड़ा पीड़ा में अकड़ा. दिन गया नहीं, आ जाती थी रात, आ जाते थे शिकारी. हाँ.
किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, रास्ता किधर से है। इतना भी नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़नी है या उतरनी, पीछे मुड़कर देखना है कि नहीं, पुल कोई आ जाए बीच रास्ते अगर पार करना है कि नहीं। पूछा नहीं मैंने, पूछा नहीं मैंने करना है क्या, अपने पैरों में उलझी अनंत की इस रेखा का नक्शा कोई मैंने ढूंढा नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। न चांद को देखा, न तारे को, सूरज को, न मौसम और साइत को, न आईने में देखा अपना बौना कद, गठरी तक बांधी नहीं। ढूंढा नहीं अपना लाठी और लोटा तक, चुल्लू भर हाथ लिए निकल आई रास्ते पर, किसी ने बताया नहीं। ठग मिलेंगे कुछ दूर जाने पर कि भूख लगेगी अकारण तुम्हें, बल्कि भूख ही होगी तुम्हारा ठग। जहर से बचोगी तो मारी जाओगी अपनी प्यास से। एक जगह दिखेगी अपनी टूटी चप्पल, फिर नंगा मैला पैर, चुभा उसमें कंकर, उसके बाद भी नहीं। बार बार रुकोगी तुम पीड़ा नहीं, मायावी किसी पुकार से, किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि मुड़कर देख लूंगी अगर, तो कितने दिनों में, कितनी घड़ियों में हो जाऊंगी पत्थर। सीने में दबाए सवाल, कितनी दूर चलती जाऊंगी तो होगा कोई पुल। मैं जब तक आई बाहर। I think my mic. Hello. Yeah. I think गगन जी की ये किताब में जब तक आई बाहर से दो कविताएं थी. Okay. Thanks. Hello. Am I audible? Okay. There's something wrong with the mic, I think. ये कविता थपक थपक दिल से। दिल में डूबी हुई तैरे एक किश्ती। गगन जी थोड़ा तेज पढ़ना पड़ेगा. आई थिंक आवाज़ वहाँ तक जा नहीं रही है. और कैन वी चेक द वॉल्यूम ऑफ हर माइक? गाना तो नहीं हाँ गाना ये ठीक है. पड़ेगा। अभी ठीक है. हाँ. दिल में डूबी हुई तैरे एक किश्ती, एक किश्ती, एक तिनका, एक मरा हुआ तैराक। दिल में सोई सोई बहे एक मछली, एक मकड़ी, एक जाल, एक फंसा हुआ घड़ियाल। सिर में थकी थकी चले एक नींद, काली काई, एक आहट, भूली किसी बात की गड़गड़। कोई धीरे धीरे तोड़े दम अपना, एक जिद, एक प्यास, एक आस, औलाद। कहीं डूबी हुई कांपे एक छाया, एक काया, एक कंजिका, अपने खोल में मरी जल कन्या, जाने कौन।
थपक थपक दिल थपक थपक, थपक थपक दिल थपक थपक, बात भुलाई दिल थपक थपक, हाथ भी खाली मुट्ठी भी खाली, बात बताई उसने अटक अटक, एक ही चमड़ी एक ही धरती, उतरा खुरंड वही रगड़ रगड़, सांस में दुखड़ा दुखड़े में आग, धौंकनी ये हरदम भभक भभक, ना वो अपना ना वो किसी का, बैर निभाया उसने सोच समझ, कभी गुम दरिया गुम कभी बंजर, प्यास ये फैली कैसी लपट लपट, रह रह कर सिर में एक ही चोट, उठे एक लहर वहीं फफक फफक, बात भुलाई रैन बात भुलाई रैन बिताई, जान बचाई, थपक थपक दिल थपक थपक। गगन जी, आपकी ये कौन सी किताब है जिससे आप अभी पढ़ रही थी? ये फिर मैं दो ही किताबों में से पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को हाँ। कि अगर वो और कविताएं पढ़ना चाहें तो आपकी कौन सी किताब से ले सकते हैं? थपक थपक दिल में मेरी राइम से जुड़ी हुई कुछ कोशिशें थी, और ये जो दूसरी किताब है, मेरे ख्याल आप राइम से ही समझ जाएंगे कि कौन सी कविता किस किताब से होगी। तो वो कविताएं थपक थपक दिल से थी, और ये मैं जब तक आई बाहर से। जी। कभी कभी अपना सच कह देना चाहिए, धो लेना चाहिए पुराना वस्त्र, धूप में सुखा रख लेना चाहिए तहाकर, जर्जरा जाता है पड़े पड़े बंद रखा वस्त्र, मैल भर जाती है उसकी सल में, चाहे कितना भी विषाक्त हो, कभी कभी कह देना चाहिए अपना सच। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, वर्ण की या व्याकरण की चूक, हो सकता है आवाज जो निकले आपके मुंह से मनुष्य नहीं किसी आहत पिल्ले की हो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल आप खुद ही घबरा जाएं अपनी कमजोर ध्वनि से। अनेक ध्वनियां हैं इस सृष्टि में, दुख और पीड़ा की आरतों से ही बना है ये संसार। सोचना चाहिए कभी कभी रुककर, कैसी ध्वनि निकलती होगी घायल शेर के वक्ष में से, कांटे लगे मछली के मुख से, क्या कर रहा होगा अधमरा तिलचट्टा जिसे आपने बहाया था फ्लश में। कभी कभी रुककर सुननी चाहिए मध्यम सी आवाज। हंस तो नहीं गई कोई तितली गिरगिट के मुंह में? जानी चाहिए आपकी दृष्टि दूर उस बच्ची तलक जिसके साथ कुछ गलत किया किसी ने, अब वह तक रही है गुमसुम। आपको पकड़नी चाहिए उसके धिक्कार की दिशा,
वहीं कहीं है उसका मुजरिम। भेड़िए जब पकड़े हों आपकी टांग और आपके कंठ से निकल ना पाए कमजोर सी भी चीख, आप घिर चुके हो चक्रव्यूह से और पता ना चलता हो आप चुप्पी से बचेंगे या कि चीख से। कोई ध्वनि निकलनी चाहिए आपके कंठ से, वर्ण से परे, चाहे कितना भी विषाक्त हो। आना चाहिए कहना दो टूक अपना सच। क्या बात है। और इसी कविता के तर्ज पे हमने इस सेशन का नाम रखा अपना सच। आई थिंक नाउ विल आस्क अनुराधा जी टू रिसाइट हर पोएम्स। आप यहाँ पढ़ना चाहें, आप वहाँ पढ़ना चाहें, आप जहाँ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती हैं। अच्छा, तो वहाँ से पढ़ना चाहिए, वहाँ से बेटर। अच्छा प्लीज़, आई थिंक हमें पोडियम से पढ़ना चाहिए, आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। मेरी तो पहुँच रही है। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ को सिर्फ सुन के बताया जा सकता है। By the way guys, Lovely Goswami is here, give it up for her. ट्रैफिक को हराते हुए वो यहाँ तक पहुँची है हमारे सेशन के एकदम टाइम पे। अनुराधा जी प्लीज। जी, अक्सर क्या होता है, हमसे कविताएं ली जाती हैं पत्रिकाओं में, तो हमसे पूछा जाता है एक आत्मकथ्य लिख दें कि कविता क्यों लिखते हैं। मैं पुरानी कुछ कविताएं सुना सकती थी आपको, पर मुझे थोड़ा लग रहा है कि बेंगलोर में 2-3 बार अगर आपने सुना होगा तो वही कविताएं मैं अभी सुनाना नहीं चाह रही थी। मैं कविता इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वह बहुत सुंदर है। Nice. मैं कविता इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वह बहुत सुंदर है। धुन बर्जिया की नाजुक बेल की तरह लपेट लेती है मेरी आत्मा को और चढ़ती है भीतर के प्रकाश से हरी होती हुई। मैं इसलिए नहीं लिखती कि कंठ के भीतर बैठा मोहक पक्षी पी रहा है इसका शब्द शब्द, रोकते ही जाने क्या बोले अपनी अशुभ वाणी में, या प्यासा ही मर जाए। कविता वह नदी भी नहीं जिसमें घुटनों डूबकर सब आचमन करें तभी वह बहे। कई बार मैं बहुत दूर से इसे कल कल बहते देखती हूँ और ऐसे लौट आती हूँ जैसे प्रेमी की नींद भंग होने के भय से प्रेमिका दबे पांव बाहर निकलकर सिंहों, व्याघ्रों और लांछनों से भरी पगडंडी पर अकेली चल पड़े। क्या बात है। मैं कविता इसलिए नहीं लिखती कि पांडुलिपियों के गट्ठर लिए डाकखाने की पात में खड़ी हों और कोई पाठक पहचान कर गले लगा ले मुझे। मैं कविता को एलईडी बल्ब के होल्डर में लगाकर घर में रोशनी नहीं करती। Nice. वह तो खुद हृदय के सबसे धुंधले कोने से धुएं की तरह उठती है और बाहर निकलने के लिए चिमनी न पाकर आत्मा की सबसे ऊंची छत पर जा चिपकती है। मेरे शब्द गिनकर कोई मुझे नोट नहीं थमाता। कविता ने आज तक चढ़े बुखार में पट्टियां न चढ़ाई, एक गिलास पानी तक न दिया, जबकि रसोई और लिखने की मेज का फासला सिर्फ कुछ कदमों का था। सुंदर। फिर भी मैं इसे लिखती हूँ क्योंकि कविता के निपट देहाती गांव में जन्मी मैं डरती हूँ कि हमारे न लिखने के साथ यह भाषा मिट ही न जाए। बहुत सुंदर। यह भाषा जिसने सदियों से बस कविता ही लिखी है। कविता डायनासोर नहीं कि किसी दिन भाप बनकर उड़ जाए छनकती पृथ्वी की आंखों से तो कोई याद रख सके कि भाषा में सिर्फ कविता के खो जाने से क्या होता है। Nice. कविता ना लिखूं तो माँ की सब याद नदी तल के पत्थरों सी
इकट्ठी हो जाती है मन में और कहती रहती है, माँ के शोक में बहुत रोया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने हमेशा कहा है, औरतें, दलित, आदिवासी एक ही हैं। औरतें सदा से दलित थीं और रही हैं और रहेंगी। यह कविता मेरी है प्रेम का समाजवाद। पहला संग्रह मेरा जो था, ईश्वर नहीं नींद चाहिए, ये उस संग्रह की एक कविता है। वाह, ईश्वर नहीं नींद चाहिए। ईश्वर नहीं नींद चाहिए। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। वाह। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं कि प्रेम भी कर रही थीं गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थीं, छोड़ दी गईं। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। थे भोथरे हथियार मनुष्यता के हाथों में। किताबों में बचा सूखे फूल का धब्बा। करवट बदलते जमाने की चादर पर एक शिकन। गृहस्थी चलाने के गुर में पारंगत थे, बस प्रेम के लिए माकूल नहीं थे, तो छूट गए। निभाना चाहते थे प्रेम, निभाना चाहते थे प्रेम। लड़कियां उनसे पूछना ही भूल गईं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहते थे। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहती थीं जो उन्हें प्रेम करके भूल जाना चाहते थे। लोगों का अपना अपना दिमाग में चल गया। मेरा नीरज से तय हो गया है कि वो इशारा कर देंगे मुझे। मैंने इशारा कर दिया, आपने देखा नहीं। अच्छा, अब इतनी जल्दी? अरे एक दो कविता तो पढ़ने दो भाई। एक छोटी सी दो पंक्ति है। बारिश पहले हवा में आती है। बारिश पहले हवा में आती है, फिर एक कचोट में, अंत में आती है पानी में और बनी रहती है मौसम भर। सुंदर। अंत में आती है पानी में और बनी रहती है मौसम भर। बरसने की हर आवाज बारिश नहीं होती। हर साथ की एक अज्ञेय जवाबदेही होती है। हर साथ की एक अज्ञेय जवाबदेही होती है। हल्दी के पत्तों से हल्दी की सुगंध आती है, अदरक के पत्तों से अदरक की। तुम्हारी याद से तुम्हारी दृष्टि की सुगंध क्यों आती है? लवली, काफी ब्यूटीफुल इमेजरी अनुराधा जी आपकी कविताओं में। मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपको, काफी धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे जी। हम बात करते हैं, सेशन के बाद भी हम बात करेंगे। एक क्योंकि इशारा शायद पहली कविता में ही कर दिया गया था, तो अब एक कविता सुनाकर खत्म करती हूँ, छोटी सी। ढकने का काम। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ चित्र बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप मेरे साथ साथ उन चित्रों को देखें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका, पृथ्वी को आकाश से ढका, रात को नींद से ढका और अंत में हर दिखाई देती चीज को हवा से ढक दिया। स्त्री ने भूख को रोटी से और वासना को प्रेम से ढका। स्त्री ने भूख को रोटी से और वासना को प्रेम से ढका। अपने प्रेम को विवाह से ढकने के बाद वे धूप ओढ़कर एक बच्चे को दूध पिलाने लगी। पुरुष ने दुनिया से लौटकर देखा कि स्त्री की आंखें अनावृत थी। पुरुष ने दुनिया से लौटकर देखा कि स्त्री की आंखें अनावृत थीं। वह निराश हुआ और उसने ईश्वर के पृथ्वी,
आकाश, समंदर और रात को एक घर से ढक दिया। फिर उसने स्त्री के वक्ष को कंचुकी से ढकने से पहले फिर उसने स्त्री के वक्ष को कंचुकी से ढकने से पहले उसके होने को अपने होने से ढक दिया। ब्यूटीफुल। धन्यवाद। आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत सारा नहीं है, हमारे पास 15 मिनट और हैं और 3 लोगों को पढ़ना है। मैं जो 3 पढ़ने वाला था मैं 2 ही पढ़ूंगा। पार्वती जी प्लीज। और उसके बाद देयर इज अ बुक लॉन्च, सो प्लीज स्टे फॉर दैट। हमारे गांव की स्त्री। आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा और माइक पास लाकर। हमारे गांव की स्त्री। पार्वती 1 सेकंड, बीच में आप लोगों को कहीं ताली बजाने का मन करे ना, बजा दिया करो, पोइट रुक जाएगा पढ़ने के लिए। यू कांट हियर? हमारे गांव की स्त्री। वह एक तारा थी, आसमान का वही तारा जो नदी जैसी बहती कभी दिखाई देती थी। शाम को जब वह पहाड़ से लौटती थी, हरिण चरवा तारे की तरह दिखाई देती थी, लाल सुनहरी। अखड़ा में नाचता हुआ उसका झुंड मुगरा तारे के समान ही गुच्छेदार दिखाई पड़ता था। वह हमारे गांव की स्त्री थी, उसका होना आकाश को सुंदर बनाता था। क्या बात है। कविता का शीर्षक है सबने उनके लिए जगह बनाई। शहर के हिस्से से दूर एक गांव जो पहाड़ के हिस्से में आता था, वहाँ एक प्रेमी जोड़े को एकांत में छोड़कर मौन चला गया दूर। तब चारों तरफ देखकर उसने कहा अपनी संगी से, प्रिय, गीत गाते हुए मुझे रीझने दो, मांदर बजाते हुए मेरे इतने करीब मत आओ। पीछे की भीत और तुम्हारा मांदर मेरी रीछ की जगह पर आ जा रहा है। उस वक्त प्रेमिका के विनीत निवेदन पर धरती हल्की नर्म हो गई। सबने उनके लिए जगह बनाई। उस वक्त उनके प्रेमालाप से घर की भीत भी हल्की खिसक गई थी। ये आखिरी कविता पढ़ रही हूँ, करम चंदो। करम एक हमारे उधर हमारा मौसम है, त्योहार का मौसम, उसी मौसम का चांद। संगी, भादों के आसमान में चांद फूल खिल रहे हैं। देखो, भादों के डाढ़ खेत में सरगुजा फूल रहे हैं। सहिया, करम का त्योहार आ रहा। करम चांद अखड़ा पर आएगा अपने संग साथियों से मिलने। देखना, मांदर की ताल सुनकर करम चांद अखड़ा पर नृत्य करने उतरेगा। सहिया, आज रात करम चांद अखड़ा पर आने वाला है, अपने संग सरगुजा से मिलने, बतियाने और कहानी सुनने। आज रात करम चांद और सरगुजा अखड़ा पर साथ होंगे, साथ साथ थिरकेंगे, नाचेंगे। सहिया, देखो मांदर बज रहा है, धतिंग तांग ताक ताक। देखो अखड़ा का थिरकना। करम चांद और सरगुजा के आगमन की खुशी में
देखो मेरखा राजी का थिरकना, देखो बिनको का थिरकना, परता भी थिरक गई। भला कैसे ना थिरके सभी। भादों का ही मौसम होता जब करम चांद और सरगुजा साथ होते। धन्यवाद। लवली प्लीज, आपको जहां ठीक लगता है। अब आ रही है? हाँ, बहुत जोर से। गुड मॉर्निंग। ये पिछले साल आया मेरा कविता संग्रह है। इसका शीर्षक है पंखुड़ी की ढाल। ये वाणी प्रकाशन से आया है। इसमें मैं एक कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है नवंबर की सांझ। अलाव एक मनोरंजक कवि है जो नवंबर की सांझ झुंड के बीच बैठकर सबको कविता सुनाता है। दिलचस्प है अलाव की बात कही, वह पूरी सर्दियाँ कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता। दिलचस्प है अलाव की बात कही, पूरी सर्दियाँ कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता। अपनी राख की मोटी परत ओढ़कर जब वह सो जाता है, लोग तब भी उसकी राख रजाई कुरेद कर उससे बातें सुनना चाहते हैं। उसे कुरेदो तो वह भड़कता है, उसे कुरेदो तो वह भड़कता है। नींद में लाल अंगारों से शब्द बोलकर बड़बड़ाता हुआ वापस सो जाता है। नवंबर की सांझ जलता हुआ अलाव एक उदास हंसी हंसता है। पतझड़ मौसमों की भाषा में पीड़ा का अनुवाद है। जलकर ये बात बार बार दोहराता है। दूसरी कविता का शीर्षक है किताबों की अलमारी। पहली बार मेरी किताबों की अलमारी किसी और ने साफ की। पहली बार मेरी किताबों की अलमारी किसी और ने साफ की। मैं गर्भवती थी और नहीं चाहती थी कि पुरानी धूल से मुझे नज़ला हो जाए। फिर मैं आधे घंटे तक बैठकर कुढ़ती रही। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सामने मेरे प्रेमी को चूम लिया है। ये कविता की रचना प्रक्रिया पर एक कविता है। एक पंक्ति और एक शब्द। एक पंक्ति को मैंने गुलेल के रबड़ की तरह खींचा। एक ख्याल उस पर रखकर मैंने उसे अनंत की तरफ उछाल दिया। बारहमासी खेत में जैसे खोह से खींच कर निकाली जाती है मछलियाँ, एक पंक्ति दबी थी मन में कहीं। अंतिम अक्षर पकड़कर खींच कर निकाला मैंने पूरा ब्यौरा। एक दिन एक पंक्ति के अंत में मैंने एक शब्द फंसाया। उसे चारा बनाकर दिन भर उससे दूसरी पंक्तियाँ पकड़ती रही। एक दिन एक पंक्ति के अंत में मैंने एक शब्द फंसाया, उसे चारा बनाकर दिन भर उससे दूसरी पंक्तियाँ पकड़ती रही। ऐसे ही मैंने कई साल, कई हजार दिन बिताए, कभी एक पंक्ति, कभी एक शब्द के साथ। इस कविता का शीर्षक है तुम्हारे जैसा कोई। नीलाभ कहने के लिए जरूरी है कि वह रंग नीला न हो। नीलाभ कहने के लिए जरूरी है कि वह रंग नीला न हो। ऐसे ही लाल रंग कभी लालिमा लिए नहीं होता। एकदम तुम्हारे जैसा, एकदम तुम्हारे जैसा कल मैंने अपने शहर में देखा। यह लिखते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह तुम नहीं थे। एक और छोटी सी कविता है कुछ प्रेम। कुछ प्रेम अचानक खत्म हो जाते हैं, आश्चर्य करने की मोहलत दिए बगैर औचक समाप्त हो जाने वाली सड़कों की तरह। कुछ हेयरपिन टर्न्स की तरह होते हैं। लगता है बस खत्म हुआ सफ़र,
लेकिन हर बार सड़क कलाबाजियां खाती हंसकर आगे बढ़ जाती है। इस कविता का शीर्षक है भूलना। मैं तुम्हारा चेहरा भूलने लगी हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा भूलने लगी हूँ। मुझे डर है कि एक दिन मैं तुम्हारा पूरा चेहरा भुला दूंगी। तुम्हारी आंखों के अलावा सब कुछ मुझे अजनबी लगेगा। स्मृति में जब कोई चेहरा लुप्त होता है तो जैसे मकान की छत से दरक दरक कर ढलाई के टुकड़े गिरते हैं। मेरी स्मृति एक जीर्ण शीर्ण छत है जिस पर समय नटखट बच्चे की तरह धम धम कूद रहा है। अब साबुत छत की जगह मेरे दिल में उबड़ खाबड़ नुकीली गिट्टियाँ और उसमें धंसे रॉड हैं। ये मुझे मेरी यादों के कंकाल जैसे लगते हैं। धन्यवाद। Thank you, lovely. I think it was a wise decision to come here and narrate. Thank you, sir. मेरे पास हैं 4 मिनट और मैं पढ़ूंगा 2 कविताएं। उसके बाद हम सौरभ को बुला लेंगे स्टेज पर, वो किताब के बारे में थोड़ी बात करेंगे और फिर हम उस किताब से कुछ कविताएं पढ़ेंगे। हाँ, तो मुझे पहले ये लगता है कि कविताएं मैं करता नहीं हूँ, जब आती हैं मैं लिख लेता हूँ। मैं कोई मेहनत नहीं करता कविताएं लिखने के लिए, मैं बस लिख लेता हूँ और वो जैसी होती हैं मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। मैं अपने कवि होने का भ्रम पाले रखता हूँ, मैं अपने कवि होने का भ्रम पाले रखता हूँ। कविता जिसके अस्तित्व को नहीं मानता है यह ब्रह्मांड, मैं बस एक कविता रचकर अमर होना चाहता हूँ। दुनिया के सारे कवि कवि होने के भ्रम में अमरत्व का भ्रम पाले बैठे हैं। कईयों ने पाली हैं बिल्लियां भी, दिस इज अ वेरी बॉम्बे रेफरेंस। कईयों ने पाली हैं बिल्लियां भी, बिल्लियां खाती हैं, सोती हैं, खेलती हैं और कवि के घर में ऐसे चलती हैं मानो उनके चलने से चल रहा हो ये ब्रह्मांड। वो जीती हैं अपना जीवन, बिल्लियां जीती हैं अपना जीवन बिना किसी अमरत्व की आशा में। बिल्लियां नहीं लिखती कविता, बिल्लियां जीती हैं अपना जीवन बिना किसी अमरत्व की आशा में। बिल्लियां नहीं लिखती कविता, कवि बेचारा इतना बेचारा कि बिल्लियों के हिस्से आए हैं 9 जन्म और कवि के हिस्से ये एक बेतुकी कविता जो आधी नींद में लिखी गई है। मेरे साथ एक चीज है ना कि मेरी कविताएं जब खत्म होती हैं और मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि खत्म हो गई, ताली बजा देना तुम लोग। एक ये बड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कविता है क्योंकि जब मैं बैंगलोर से मुंबई जा रहा था उस दौरान मैंने ट्रेन में लिखी थी। 10 साल पहले की लिखी हुई कविता है ये। और अमा बिहारी, मैं दिल्ली में रहा कुछ 10 साल, 2 साल बैंगलोर में, अब मैं पिछले 10 सालों से मुंबई में हूँ। कविता का शीर्षक है अपने गांव की तलाश में। सुनाए? लवली, ठीक है। 3 people are interested in this poem. सफर के दौरान मुझे एक गांव दिखता है जो मेरा नहीं है। इमेजिन अ ट्रेन की खिड़की पे कोई आदमी बैठा हुआ है और बाहर देख रहा है। सफर के दौरान मुझे एक गांव दिखता है जो मेरा नहीं है। मैं थोड़ी देर रुक कर देखता हूं उसे। गांव में पसरी चांदनी और रुंझुन सन्नाटे के बीच दिखते हैं कई घर, नजर आते हैं कुछ लोग। एक छोटा सा मैदान बच्चों का पूरे दिन खेल कर थक गया है। एक छोटा सा मैदान बच्चों का पूरे दिन खेल कर थक गया है। एक हैंड पंप जिसने उचक उचक कर पिलाया है दिन भर पानी, दोनों अब एक साथ ऊँघ रहे हैं। एक छोटा सा मैदान बच्चों का जो पूरे दिन खेल कर थक गया है, एक हैंड पंप जिसने उचक उचक कर पिलाया है दिन भर पानी, दोनों अब एक साथ ऊँघ रहे हैं। खेत खलिहान के पेड़ों ने साध ली है चुप्पी और बोझे भी पलथी मारे बैठे हैं चौपाल में। एक छोटा सा तालाब भी है, एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें चंद्रमा सो रहा है और एक जीवन रेखा सा लंबा रास्ता जोड़ रहा है इन सबको। कुछ घरों के बाहर बल्ब नाइट ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े हैं और दूर उछलते पटाखे मना रहे हैं जीवन का जश्न। मैं इस गांव को देखकर ये सोचकर मुस्कुरा पड़ा, शायद यूं ही सफर में कभी मैं ढूंढ निकालूंगा अपना गांव।
थैंक यू सो मच। बेंगलोर वापस आकर सच में ये लगता है कि मैं अपने गांव वापस आ गया हूँ। सेशन के बाद हम मिलेंगे और अभी मैं बुलाना चाहूँगा सौरभ को पेरेनियल पे थोड़ी बात करने के लिए। गिव इट अप फॉर सौरभ गाइस। थोड़ी सी एनर्जी उठा लो रूम की, थोड़ी सी। यस यस, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल यार, कम ऑन। प्लीज सौरभ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है, सौरभ राय। और आपने इस इतने अच्छे कविता के सत्र के बाद शायद कुछ भी कहना बेमानी होगा, है ना। पिछले कई सालों से बैंगलोर पोइट्री फेस्टिवल का हम आयोजन कर रहे हैं। मैं आयोजक की टीम का हिस्सा रहा हूं और हर बार एक शिकायत ये रहती है कि हिंदी की कविताएं सुनने के बाद, इतने सारे अच्छे अच्छे कवियों ने यहाँ इस मंच पर कविताएं पढ़ी हैं, अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, अनामिका, सविता सिंह। हर साल हम हिंदी के स्टॉलवर्ड पोइट्स को यहाँ सुनते हैं, लेकिन शिकायत रहती है कि इन्हें अगर इन कई बैंगलोर के साथियों को इनकी कविताएं समझ में नहीं आती, क्योंकि हम में से हर कोई हिंदी भाषी तो है नहीं, फिर भी हम रुचि लेकर यहाँ आ जाते हैं, इनको सुनते हैं। तो इस शिकायत का निवारण करने के लिए हमने एक परियोजना शुरू की थी 2019 में। एक किताब जिसका नाम बाद में रखा गया पेरेनियल। यह एक संकलन है, एंथोलॉजी है, जिसमें 40 हिंदी के कवि जिनकी 21वीं सदी में दखल रही है, 21st सेंचुरी के 40 पोएट्स, उनकी कविताओं का अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। A team of 26 translators have worked day in and out to make this happen. और यह किताब रेड रिवर से प्रकाशित है। हम इस किताब का विमोचन करेंगे। आज जिन 4 गेस्ट पोइट्स को आपने सुना, इनकी कविताएं भी हैं, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव देम हियर। पेरेनियल के पीछे की सोच यह थी कि हिंदी इतनी बड़ी भाषा है, इतने बड़े एक भूभाग की भाषा है, और जो कवि हैं वो कितने तरह के, दे बिलोंग टू सो मेनी जोग्राफीज, दे बिलोंग टू सच डिफरेंट वेरिड बैकग्राउंड्स, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। अभी यहीं पर आप देखिए, गगन जी पंजाबी बैकग्राउंड से आती हैं, पार्वती जी झारखंड से हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से, कुड़ुक ट्राइब से आती हैं। तो हिंदी में इस तरह के हिंदी में बहुत बड़ी एक विविधता है, उसे हम चाहते थे कि सामने लाएं, जिसे ट्रांसलेशन में लाना अपने आप में थोड़ा मुश्किल होता है। बट वी आर रियली थैंकफुल टू द ट्रांसलेटर्स जिन्होंने इस काम को किया और इस किताब को सक्सेसफुल बनाया। हम इसका एक छोटा सा विमोचन करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं चाहूँगा कि मैं तुहिन को यहाँ बुलाऊँ, हु वाज द को-एडिटर फॉर दिस बुक, तुहिन भवाल, तो इसमें इस किताब को पर काम करने के लिए हमने हिंदी के जितने कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं लगभग सबको पढ़ा और उनमें से चयन किया, एंड देन वी वर्क विद द ट्रांसलेटर्स। कोशिश ये थी कि जो ट्रांसलेटेड कविता हो वो ओरिजिनल कविता का जो म्यूज़िक है, उसके जो कॉनोटेशंस हैं, उसमें जो भी बातें कही गई हैं, उसका कंटेंट है, उसे लाया जा सके। तो तुहिन ने ट्रांसलेटेड पोएम्स को, टू मेक देम वर्क इन इंग्लिश, ही वर्क वेरी हार्ड, ही इज़ अ वेरी केपेबल इंग्लिश पोएट हिमसेल्फ and a translator. So Tuhin, I am really thankful कि Tuhin you were part of this. Thank you very much. Yeah. और मैं I'll just quickly read out the names of the poets who are a part of this anthology, so that we know कि ये कितनी बड़ी एक ग्रुप को हम साथ लाए हैं। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट पोएट है, सबसे जो बुजुर्ग कवि हैं, और जो सबसे यंगेस्ट पोएट है, उनके बीच की उम्र में 70 साल का फासला है। देयर इज अ गैप ऑफ 70 years बिटवीन देयर एज। तो ये इवन एज, उम्र की बात अगर की जाए तो एक बहुत सारे जनरेशन्स को ये किताब रिप्रेजेंट करती है। आई जस्ट रीड द नेम्स ऑफ द पोएट्स: कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, ममता कालिया, अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्रपति, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उदय प्रकाश, मनमोहन, रति सक्सेना, अरुण कमल, असद जैदी, रमाशंकर यादव विद्रोही, देवी प्रसाद मिश्र, अनीता वर्मा, गगन गिल, सुधीर रंजन सिंह, अनामिका, सविता सिंह, असंग घोष, सविता भार्गव, केशव तिवारी, नीलेश रघुवंशी, महेश वर्मा, अनुराधा सिंह, निर्मला पुतुल, हेमंत देवलेकर, फरीद खान, मनोज कुमार झा, मोनिका कुमार, गीत चतुर्वेदी, जसिंता करकट्टा, लवली गोस्वामी, पार्वती तिर्की,
Adnan Kafil Darwesh, or Vihag Vaibhav. So क्या these बात are the poets who are a part of this anthology. I'll also take this opportunity to apologize to some of the poets whom we could not include, क्योंकि एक सीमा, एक दायरा एक तय करना होता है ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे. इस और हम हमारे कुछ ट्रांसलेटर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सारे ट्रांसलेटर्स का नाम नहीं पढ़ूंगा, देयर आर 26 ट्रांसलेटर्स, लेकिन जो मौजूद है आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू कम ऑन स्टेज सो दैट दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च. भूमिका चावला डिसूजा, प्रियंका सरकार, निधि सिंह, अनीता गोपालन, कैरल ब्लेजी डिसूजा एंड विद्या भंडारकर. I request you guys to please come on stage. Saurabh will do it one by one person at a time. Will be reading. अभी लॉन्च करेंगे, उसके बाद रीडिंग होगी, है ना? Lovely. Sorry. The translators will be reading their poems after this. In the interest of time, we will try to wind it up on time. तो इसके बाद नीरज will call out the translators and they will come on stage and share one of their translations. May I request Anita also to please join us. इस विमोचन के बाद ये किताब बाहर बुक स्टोर में भी उपलब्ध होगी. हम आप जो जिस इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं. दिस प्रोजेक्ट हैज़ क्लोज टू 80 पीपल वर्किंग ऑन इट, बट द वंस हु आर प्रेजेंट हियर, यू कैन मीट देम, यू कैन टॉक टू देम. I think they should take the center stage for now. Saurabh, I think they should take the If center somebody stage. can please click a photograph. I did not plan it so well, so and send it across to one of us. That would be really helpful. Thank you. I would also really like to thank Divya Jyoti Sharma, who is the publisher. Red River वो run करते हैं. He's a capable poet himself. He has also translated for our book. So imagine a publisher who works with us day in and out to make this happen and also translates for us. तो ना सिर्फ उसने हमें डांटा है, हमने भी उसे बहुत डांटा है इस प्रोसेस में. तो So there are 6 translators who are reading today. I'd like to call Bhumika Chawla, who has translated Jacinta Karkate. Please. Good afternoon, everybody. I am Bhumika. Thank you to the organizers of the Bangalore Poetry Festival for this beautiful opportunity, and all the best to Perennial for this book launch. I wish them all the success. I will be reading out Jacinta Kerketa's poem, which I have translated into English. I'll be reading Giddh Drishti. I'll read the Hindi first and then the translation. This is one of the first poems that I had translated for Jacinta, and it remains one of the most powerful of her poems for me. So, Giddh Drishti. बारिश होने के आसार देख खेत अपनी मेड़ बांधने लगे, बीज उचक कर निकल बाहर धूप सेकने लगे कि अचानक बारिश होने लगी, मगर वह तेजाबी थी. थमते ही उसके आकाश में गिद्ध मंडराने लगे
खेत अध जले बीजों को सीने में छुपाए चीत्कार उठे। नोच खाने की जिनकी प्रवृत्ति हो, ऐसी गिद्ध दृष्टि लाशें ही तलाश सकती हैं। Vulturous eyes. As the skies heralded the blessed rains, the fields began readying their muddy fort, and little seeds eagerly burst forth to bask in the warmth of the morning sun rays. And lo, it began to pour. Alas, 'twas no rain but burning acid, and no sooner did it stop than began the vultures their dance of death. Holding the singed seeds to their bosom, the fields lamented, lying in wait with bated breath to rip the remains stiff and dead. Those hunting, greedy, vulturous eyes can only in the sight of death rejoice. Thank you. Lovely. Thank you so much, Bhumika. May I call Priyanka on stage? Priyanka Sarkar. Please come on stage and recite the poem. Give it up for Priyanka, guys. हेलो मैं सिर्फ जो ट्रांसलेशन है मैंने जो अनुवाद किया है वही पढ़ूंगी। कविता का शीर्षक है हाउ डू वी लुक एट अ फाशिस्ट। इट्स बाय देवी प्रसाद मिश्रा। हाउ डू वी लुक एट अ फाशिस्ट, लाइक न्यूज़, लाइक जेनोसाइड और लाइक अ लॉस, लाइक अ मिथ और लाइक कथक? हाउ डू वी लुक एट अ फाशिस्ट, like the home minister at first, then the mining minister, and then the sentry of a concentration camp? How do we look at a fascist that seeing him drinking tea becomes the ultimate expression of his humanity? How do we look at a fascist? Does this kind of hatred change in a crowd, and the crowd into public opinion? Because fear is an idea, and scaring an ideology, and the order to kill is politics. How do we look at a fascist after an image makeover costing crores, after removing the politeness of masks in such a way that we are seen looking at him? How do we look at a fascist that we don't unsee what we have seen? Fine. Thank you so much. May I call Nidhi Singh on stage to recite the poem? Give it up for Nidhi, guys. Last के 5 मिनट बचे हैं, please energy maintain करके रखो यार थोड़ा. So the poem I'm reading is by Nirmala Puttul, and it's been some time since I translated this, but it has stayed with me. It is a powerful poem. So it is called About Tribal Girls. Dark on the outside, they are quiet and pure on the inside, as their shining teeth. Their naive laughter, like frothy milk, makes sweet water wells fall softly into the womb of hills. Green yellow leaves pinned to their hair buns, they line up to dance to the mandal's rhythm when spring arrives untimely. They sing their songs, they sow their seeds, and reap their crops. They forget life's sorrows, it's been told. Who told such lies? Who? Someone from our tribe, a well-fed person for sure, a shameless trader who shrouded truth in a fog. Surely a poet, a swindler of words, crippled in the mind. Thank you so much. Anita Gopalan, please. Please come on stage and recite your poem. Thank you. So before Anita speaks, I should mention that she has come today with a broken hand, literally. So yeah, thank you, Anita. Thank you. Thank you. Yeah, I'll do that. Yeah. Hi. Standing here on this stage, I'm just reminded of my translated lines from this anthology.
a body adorned with scars, a body adorned with scars, as if Polish poets have stuck their poems all over. So I'll be reading a poem by Geet Chaturvedi. I think most in the Hindi literary world know me better as Geet Chaturvedi's translator. So I'll be reading one of his poems, which in Hindi is the much admired Parlok Katha. In English, it's called Otherworldly Folktale. Once upon a time, there was a seed. It had an earth. They both loved each other. The seed rollicked and rolled in the lap of the earth and wanted to remain there forever. The earth kept it secure within her arms and would repeatedly urge it to sprout. The seed was reluctant. The earth thirsted in fecund heat. One day it rained, and the seed could not defer its sprouting. Half-heartedly, it put forth shoots, but soon thereafter became delightfully absorbed in growing. Mental abstraction is a delightful idyll too. It grew a good deal and rose to a great height. The earth does not grow in height, but spreads out. Much as a tree may expand by spreading out, its upward growth is its identity. They both grew apart. The roots stayed in the ground, so to speak, but to date, who has ever regarded roots as trees? A tree is that which furthers itself away from the earth. If it remained glued, it would be grass. The tree wishes to go back to being a seed again. The earth wishes to take back her blessing. It saddens the tree that it can never again become that single seed. However, it would certainly turn into 1,000 seeds. The earth would never be able to feel the soft touch of that very same seed. For her, the tree would merely be a shadow. Every single thing in life does not have an obverse to it. Night is not a dark day, and day is not a bright night. Moon not a cold sun, and sun not a hot moon. The earth and the sky meet nowhere, nowhere at all. I go and stand very near the tree and whisper, "You hear me? You are seed even now, that very same seed. Don't let height intoxicate you. Even now you are not grown. You are merely earth's imagination. All trees grow in imagination. In memory, they always remain seeds." Let me say that last line in Hindi, I can't resist. सारे पेड़ कल्पना में उगते हैं, स्मृति में ये हमेशा बीज होते हैं. धन्यवाद. Thank you. Thank you so much. I think that was our session, guys. Thank you so much for being patient with us. And there are two more poets? Oh. Carol D'Souza, please come on stage. Good morning, everybody. I will be reading a translation from the Uday Prakash selection in the anthology. All these worldly trappings will go. For you have come, so you will go. I will eat roti and rice. You will dig for iron and gold, and I will till my field with plough. You will trade in precious stones. I will water luscious trees. You will click selfie photos. I will wring tattered clothes. You will fraternize with the police force. I will study the pages of scrolls. You will flaunt your rising growth. I will smile from down below.
You will raise the stairs to heavenly abode. I will be the sea and carry on to flow. You will from cannon tops roar. I am pitter-patter water, I will pour. You will indulge in royal meals galore. I will eat meager meals as before. All these worldly trappings will go when you will meet your end as every chore. You will ring temple bells and into conscious blow. I will sing the couplets Kabir composed. You will brandish your branded bro. I will visit the doorstep of Khusro. You will persist in persecuting the poor, but it will melt away your iron core. For you've gained, you will lose so. I have lost, so I will hit the mother lode. Thank you. Thank you so much. Vidya, please come on stage. The original is by Gagan Gill. You walk half the road. Half the road you walk with him before the Almighty turns you back restless. In half the head wander longing and pain, half torn asunder by sleep. Half the body clung remains with you. Half the corpse returns home. Half the shadow meanders in the desert. Half the body morphs into the desert. Half of her she disowns, half being watched over by the Almighty half. The lock shudders half and remains half agape till the end. Thank you. Thank you so much, Vidya. This is this was our session now. I have another session at 2:15 where we'll talk about songs and films and what goes into making songs and how does it translate it to films. If you guys are interested, please come for that session. And I'd like to call the host on stage now, please. Thank you so much.